नमस्कार, मैं हूँ अमित और आज हमारे साथ मौजूद हैं सरगुजा कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी, धन्यवाद। सर एक बात जो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में ट्रेंडिंग में है या चर्चा में है, वो है कांग्रेस में कलह। कांग्रेस में कलह बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। कई विचारकों का मानना है कि इस कलह में धीरे-धीरे कांग्रेस को लगातार नुकसान होते रहेगा। कई व्यंग्यकारों का मानना है कि भले ही कांग्रेस खत्म हो जाए, कलह खत्म नहीं होगा। क्या कहेंगे आप इस पे? मास्क लीडरशिप है, बड़ी पार्टी है कांग्रेस और लाखों कार्यकर्ता हैं। सबके अपने-अपने विचार होते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बातों को रखने के लिए वहां पर एक व्यवस्था के तहत लोगों को आजादी भी है। तो मनभेद तो है, लेकिन मतभेद की कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए सब एकजुट है, लेकिन कोई एक मन के साथ में कोई एक दबाव के साथ में काम नहीं करता। अपने स्वतंत्र विचार के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस के हित में, आम जनों के हित में, अपने प्रदेश अपने देश के हित में बातों को रखते हैं और उसका जो चर्चा के बाद जो निष्कर्ष आता है उन बातों को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ती है। बीजेपी या जो अन्य लोग हैं वो केवल कांग्रेस के उन हेडलाइनों को उठा लेते हैं जो चर्चा में केवल वो एक पार्ट होता है, लेकिन उसका जो कंक्लूजन होता है उस तक वो पहुंचते नहीं है। तो कांग्रेस में कोई आपसी कलह हम लोगों को तो नहीं दिखती। आप लोगों को कलह नहीं दिखती है, ठीक बात है। लेकिन बड़ी मजबूत सरकार, 70-71 सीट वाली सरकार और खुद भाजपा के बड़े नेता ये स्वीकार कर चुके हैं कि उनको उम्मीद नहीं थी कि विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन इसके विपरीत उनकी सरकार बनी और सबसे अधिक जो रमन सिंह जी का शासनकाल 3 बार का रहा, उससे अधिक विधानसभा में उनको सीट प्राप्त हुए। तो ये कह पाना कि आपसी कलह नहीं था, फिर कैसे हार गई कांग्रेस? कुछ ऐसे बिंदु थे जिन पे कांग्रेस को होमवर्क करने की जरूरत थी सरकार लाने के लिए। उनमें बीजेपी ने जो लोक लुभावने बात की है उस पे वो आगे निकल गई। हमने धान 3,000 बोला, वो 2,100 बोल दिया। हमने 20 कुंटल बोला, उन्होंने 21 कुंटल बोला। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि महिला को लेकर के जो योजना वो लेकर के आए और उसी पे वो फील्डिंग और होमवर्क करते रह गए। तो कहीं ना कहीं पे उनके लोक लुभावने जो बात होते हैं, लोगों को जो पोलराइज करने का उनका जो प्रयास रहता है, ऐसी कई बातें जो धार्मिक उन्माद को पैदा करे, ऐसी कई बातें जो लोगों के मन विचार में आ जाए और वास्तविकता से परे रहे। 15 लाख रुपए आएगा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक गांव को गोद लेकर के पूरे देश के गांव को उसी स्वरूप में देंगे, टैक्स कम होगा, बहुत सी अन्य बातें हुई है ना, और नौकरी 2 करोड़ लोगों को देंगे। ऐसी बातें कर करके वैसी जिले के अंदर उन्होंने कुछ कुछ बातें कही थी जो आज परिचित हो रहा है कि 1.5 साल में एक विकास कार्य का स्वरूप हम लोगों को तो नहीं दिख रहा। केवल उद्घाटन और उद्घाटन तक की चीजें दिख रही हैं, फील्ड में पीने की पानी की व्यवस्था तो दिख नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि लोक लुभावने बात हम लोग करते नहीं है, हम लोग नीति संगत बात करते हैं। उसमें कहीं कहीं पे चूक हुई है, लेकिन पब्लिक अब सब देख रही है। आने वाले चुनाव में देखिएगा आप कि कांग्रेस फिर से काफी अच्छे मार्जिन के साथ सरगुजा में चुनाव और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। लोक लुभावन जो उनकी बातें हैं या जो झूठ है, जो कुछ भी है, जनता उसको स्वीकार करती है, लेकिन कांग्रेस के सच को भी जनता स्वीकार नहीं करती है। इस बात को कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखिए, इस पे मैं आपको खुल के कहूंगा कि कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा रोल भ्रम को पैदा करने के लिए जो उनकी एक मशीनरी रहती है वो तेजी तरीके से चलते रहती है और और इसके झूठ के ज्यादा पैर चलते होते नहीं है। कुछ बार एक बार लेकिन जब तक कांग्रेस का सच बाहर आता है ना, तब तक इनका झूठ घूम फिर के घर आके आराम कर रहा होता है। इस बात को मानेंगे आप? और एक शब्द आपने कहा था धार्मिक उन्माद वाला, थोड़ा सा उसको भी क्लियर करेंगे? देखिए, इसमें मैं कल ही राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम सच बोलेंगे, हम संविधान के साथ रहेंगे। हो सकता है कि हमको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम लोग उनकी कॉपीराइट करके काम नहीं करेंगे। कांग्रेस ने यहाँ पे 70 साल 75 साल राज किया है और आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस एक नीति के साथ चलती है। बीजेपी जो कर रही है उससे कहीं ना कहीं पे मुझे ये लगता है कि वास्तविकता से बीजेपी बहुत अलग हो रही है। मुझे ये लगता है कि देश में, प्रदेश में और जिले में और हमारे शहर और गांव में एक समरसता के साथ जो व्यवस्था दिखनी चाहिए वो कम दिख रही है, बल्कि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिनमें एक दूसरे से अलग होने का
बात हो रहा है। तो हम लोग इन सब चीजों से थोड़ा अपने आप को अलग रखते हैं और मुझे लगता है कि सब चीजों को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज ये लोगों को महसूस हो रहा है महंगाई कहाँ पहुंच रही है। अगर अभी नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि का उपहार है गैस सिलेंडर और पेट्रोल की कीमत। आज बात करें कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई और ट्रंप रोज ऐसी ऐसी बातें लाते हैं और मोदी जी की तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो ये लोग बातों को घुमा फिरा करके जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनको एक दरकिनार करके नई नई बातें करते रहते हैं और हमें लगता है कि पब्लिक अब चीजों को देख रही है, समझ रही है। आने वाला समय कांग्रेस का रहेगा। विरोध करने में या जो चीजें महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर विरोध करने में कांग्रेस कहीं पे थोड़ा कमजोर पड़ जाती है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ती है। आप ये देखिए कि आज ही हम लोग जो दुर्ग में घटना हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की जो पूरे प्रदेश में स्थिति है, उसको लेकर के आज ही हम लोग पुतला दहन करने वाले हैं। अच्छा। हम लोग लगातार कंपेनिंग कर रहे हैं इन बातों को, सरकार के फेल्यूर को लेकर के। हम लोग पिछले हफ्ता ही काम हमने विरोध सरकार के खिलाफ में किया है। एक प्रक्रिया के तहत हम लोग काम करते हैं, पार्टी के निर्देश के अनुसार हम लोग काम करते हैं और मुझे लगता है कि अब जो है चौक चौराहों में बात होने लगी कि ये सरकार पिछले 1.5-2 साल में केवल अपनी पार्टी और अपने संगठन को मजबूत करने के अलावा कोई और काम नहीं किए। पब्लिक के हित में कोई काम दिखता नहीं है और कहीं ना कहीं पे सरकार जो है वो आम जनों के उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है अभी पूरे छत्तीसगढ़ में, सरगुजा में भी जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये किसका फेलियर मानते हैं आप? 100% नहीं, इसलिए कि अभी क्षत्रिय समाज एक मामले को लेकर काफी आगे आया था और उसके लिए गृह मंत्री तक भाजपा के नेता गए, लेकिन उस पर कोई ढंग से कार्रवाई हो नहीं पाया। आप देख के लगता है कि मैं भी राजनीतिक कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य हूं। पार्टी ने मुझे अध्यक्ष के रूप में जवाबदारी दी, सरकार भी हमारी थी, पर इतना परिस्थिति ऐसा कि जिला अध्यक्ष और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि गृह मंत्री के पास गुहार लगाने जाए, मतलब जिले के अंदर इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है और उस गुहार का अभी तक तो नतीजा नहीं दिख रहा है। आप लॉ एंड ऑर्डर फेल है, इसलिए रोज घटनाएं हो रही हैं। आपने जो घटना की बात की वो घटना हुई, उसके 2 दिन बाद चांदनी चौक में घटना हुई, उसके अगले दिन एक जगह डकैती हो गई, उसके अगले दिन और कई क्रिमिनल केस और घटनाएं हो रही हैं। जब से सरकार बनी है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 0 के बराबर है। जब से यह सरकार बनी है मुझे यह लगता है कि पुलिस प्रशासन वो जो मेरिट पे काम करना चाहिए वो काम ना करके कहीं ना कहीं दबाव पे आ जाती है। डबल इंजन की सरकार इस तरीके से आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि लोग डरे और सहमे से रहते हैं। दुर्ग की जो घटना है वो सुन के कहने में भी खराब लग रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़िया बच्चों के साथ में क्या स्थिति हो गई है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इन बातों को देख करके ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे, वो पुरानी बातें हो गई कि जो बात हुई थी कलेक्टर कार्यालय जल गया, एसपी कार्यालय जल गया, उनके ऊपर भी उन बातों के बाद भी रोज घटनाएं हो रही हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चिंताजनक है और आम जन को इससे बहुत बहुत चिंता हो रही है। क्या भाजपा के शासनकाल में अमीर और गरीब के हिसाब से फैसले होते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले पंडो जनजाति के लड़कों का जुलूस निकाला गया था और सरकार के कुछ लोग अपना पीठ थपथपा लिए, पुलिस भी अपना पीठ थपथपाई। वो गरीब थे तो जुलूस निकल गया और उसके बाद जो अमीर अपराध, आप चाहे तो इस सवाल को डिनाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो पैसे वाले हैं उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ गरीबों के साथ भेदभाव क्यों होता है? मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा, पुलिस प्रशासन को, लॉ एंड ऑर्डर को और जो हमारे कानून है उनको मेरिट पे काम करना चाहिए। इसमें कहीं अमीर गरीब का कोई बात ही नहीं आना चाहिए। और आज के तारीख में आदिवासी थानों में जब आदिवासी एक बच्ची जाकर के शिकायत करती है कि मुझे मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, आदिवासी बच्ची शिकायत करती है चुनाव में लड़ रही हूँ, मुझे कैंपेनिंग के लिए रोका जा रहा है, पुलिस उसमें कुछ भी नहीं करती है। और कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें बिना जांच के एफआईआर हो जाते हैं और इसके लिए पूरी एक बड़ी जनबल के साथ लोग आते हैं, जनता के साथ लोग आते हैं और उस पर कोई संज्ञान में होता नहीं है। तो कानून और प्रशासन को हमेशा मेरिट पे काम करने की आवश्यकता है।
सर ये पूरा सरगुजा संभाग वैसे तो, लेकिन फिलहाल सरगुजा की बात करते हैं। सरगुजा नगर निगम और सरगुजा जिले में पेयजल की समस्या को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? कैसे देख रहे हैं? क्या क्यों ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं? जल जीवन मिशन का जो प्लानिंग हुआ था, और खास तौर पे सरगुजा जिले को लेकर के अंबिकापुर ब्लॉक को, और चूंकि अंबिकापुर ब्लॉक का आसपास का एरिया अब रूरबन हो गया, मतलब अर्बन और रूरल का कॉम्बिनेशन हो जा रहा है। जी। तो इस पे फिल्टर प्लांट के माध्यम से, ग्रुप वाटर स्कीम के माध्यम से गांव ग्राम पंचायतों में 2024 तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो पूर्व राज्य सरकार थी वो और केंद्र सरकार मिलकर के तय किए थे। बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, और अभी मुझे लगता है जल जीवन मिशन में परिस्थितियां बहुत ही दयनीय चल रही हैं। पाइपलाइन डले हैं, क्वालिटी कंट्रोल की कोई बात नहीं है, टंकियां बनी है, जो फिल्टर प्लांट बनने थे करोड़ों करोड़ रुपए के लिए, उनके लिए भूमि चिन्हांकित नहीं हो पा रही है कई जगहों पर। कई जगह पर भूमि चिन्हांकित हुई है, तो ऐसी भूमि को चिन्हांकित कर रहे हैं जो आगे चल करके वो यूनिट फेल हो जाएगा। क्योंकि आप अगर सही जगह पर आप चिन्हांकित नहीं करते हैं तो यूनिट नहीं चल पाएगा। जो वर्क इन प्रोग्रेस है, ठेकेदार के सामने लोग हाथ खड़े कर देते हैं अधिकारी, पता नहीं क्यों, कि ठेकेदार अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। उनके पास न तो सही समय पर काम करने की जवाबदारी है। हद तो तब हो गई है कि जब आज जल जीवन मिशन के तहत टैप वाटर मिल नहीं रहा है, और हैंडपंप की रिपेयरिंग के लिए पाइप, वाशर और सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूं कि एक बड़ी पानी की दिक्कत होने वाली है। लगातार मौसम विभाग और समाचार पत्रों और टीवी के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा हीट वेव आने वाला है, बहुत तेज गर्मी होने वाली है। तो इनमें अगर इन चीजों को लेकर के नहीं चल रहे हैं तो दिक्कत होगी। निगम क्षेत्र में इतनी बड़ी योजना बनी, कांग्रेस इतने समय तक निगम में रही, 10 साल तक लगातार, कहीं एक दो शिकायत आएंगी तो नहीं मालूम, लेकिन ये पहला ही महीना शिकायत आ रहा है कि पानी की क्वालिटी को लेकर के पहला ही महीने शिकायत आना शुरू हो गया कि सभी जगहों पर शहर में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। जो नए निगम में हमारे भाजपा के साथी जीत के आए, मेरा आग्रह है कि वो फील्ड पे उतरे और अपनी जवाबदारी को बहुत बेहतर तरीके से करें, क्योंकि पेयजल की संकट अगर हुई तो बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जबकि घुनघुट्टा से जो पानी आ रहा है पर्याप्त पानी है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो भी व्यवस्थित है। यदि कहीं पर कुछ कमियां हैं, कोई जरूरत है, तो आप अभी जवाबदारी पे है, तो आपको आगे बढ़ के काम करने की आवश्यकता है। और आम जनों को आप पानी तो कम से कम पिला दो, न तो शहर न ग्रामीण, ये दोनों जगह पर पानी की समस्या को लेकर भारी दिक्कत आने वाली है, जिसको कांग्रेस पार्टी सतत निगरानी कर रही है। हमने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है, विभाग के लोगों से भी निवेदन किया है कि आप जब तक जेजेएम का टैप टू टैंक वाली जो योजना है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तब तक कम से कम हैंडपंप या अन्य जल स्रोत जो भी उन गांव में एग्जिस्टिंग जल स्रोत है, उनको जीवंत रखते हुए उन पे व्यवस्थाओं को देने की आवश्यकता है। अ, पर्यावरण विनाश से संबंधित एक और सवाल है। ये हसदेव जो जंगल कट रहा है और अभी भारी मात्रा में पेड़ चिन्हांकित किए गए हैं, कैसे देख रहे हैं ये हसदेव का विनाश? क्योंकि जो भी सरकारें आती है इसको थोड़ा सा सरकार से अलग कर लेते हैं, पिछली सरकार को दोष देती है और धुआंधार जंगल का कटाई होता है। इस विनाश का हमारे समाज को, आने वाले भविष्य को कितना नुकसान होगा और इस पर वर्तमान में क्या ठोस कदम उठाया जाना चाहिए? देखिए, पर्यावरण के व्यवस्थित विकास, व्यवस्थित व्यवस्था के लिए हम सबों की जवाबदेही होनी चाहिए। अभी जो स्थिति है उसमें मैं यही कहूंगा कि जिनको टेंडर मिल रहा है ये वही है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014-15 में जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए थे वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उसमें कौन गया था? अडानी गए थे और स्टेट बैंक के चेयरपर्सन गए थे। और जो लगातार 8-9 देशों से जिसको काम नहीं मिल रहा था, उनको जाते के साथ ऑस्ट्रेलिया में कोल ब्लॉक कौन दिलवाया? मोदी जी दिलवाए। और 8,500 करोड़ रुपए कौन फाइनेंस किया? स्टेट बैंक ने किया। और आज के तारीख में उनके लिए सारे नियमों को दरकिनार रख के जंगल की कटाई हो रही है। जो पूर्व में कटाई हुए है, उन कटाइयों के ऊपर कोई भी कहीं हमको तो हरा भरा नहीं दिख रहा है। अब इसके बहाने कहीं और करते हैं या किसी और जगह पे करते हैं तो वो हम लोगों को दिखता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं,
कोयले की आवश्यकता जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं पे व्यवस्थित विकास नहीं हो रहा है। हमारे लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है। सरगुजा की कोई विकास की बात नहीं होती है। डीएमएफ फंड के तहत उस ब्लॉक में, उस गांव में कोई काम नहीं हो पा रहा है। सीएसआर का काम नहीं दिखता है। तो केवल 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 कोयला निकाल करके चले जाने से लोगों में नाराजगी आएगी। हमारा जो जल जंगल जमीन, हमारे आदिवासियों की जो पहचान है, वो कहीं ना कहीं पे खत्म हो रहा है और लोगों का विश्वास इस सरकार की कार्यशैली से टूट चुका है। नहीं, इसमें जो कट रहा है इसको लेके विरोध प्रदर्शन वगैरह अभी तक कांग्रेस पार्टी कर नहीं रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के ब्लॉक अध्यक्ष तक इस मामले को हमेशा उठाए हैं। और हमने जिला पंचायत से, जब हम लोग जिला पंचायत में पिछली सरकार में थे, तो जिला पंचायत से हमने प्रस्ताव भी पास किया था कि जो कोल ब्लॉक पहले स्वीकृत हो गए, उसके बाद जो नए कोल ब्लॉक है, उन कोल ब्लॉकों को गांव वालों के मनसा अनुरूप ही काम किया जाए। कहीं पर यदि शिकायत लोगों को आ रही है कि हमारा यह जो ग्राम सभा का प्रस्ताव है ये फर्जी है, वो दोबारा करा लीजिए। तो हमने कहीं ना कहीं पे अपनी जवाबदारी को निभाने में पीछे नहीं रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी उदयपुर ब्लॉक का मामला है, जनहित के लिए और उस क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। और हम लोग प्लेटफॉर्म पे जहां जहां पे रहे हैं, हम लोगों ने अपनी बात उठाई है। और यहां से लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल तक हम लोगों ने अपने जिला पंचायत के जो प्रस्ताव पास हुआ था उसको पहुंचाया है। राज्य सरकार तक हमने अपनी बात को पहुंचाई है। और हम लोगों ने ये कहा है कि जो कोल ब्लॉक एग्जिस्टिंग चल रहे थे, उनके अलावा नए कोल उत्खनन में लोगों को शिकायत है, लोगों की मंशा नहीं है, ग्राम सभा के प्रस्ताव पे प्रोसीजर लग रहा है। तो आप इन चीजों को जांच करने के बाद ही काम करें। और जनहित में आप अगर देखें कि अगर लोगों की मंशा नहीं है, तो अदानी को कोई भी परमिशन देने से पहले वहां के लोगों को, आदिवासियों की मंशा को जानना जरूरी है। सरगुजा संभाग के 14 सीटें कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। टीएस सिंहदेव जी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाना क्या इसके लिए जिम्मेदार है या और भी कई कारण है? लोकतंत्र है, जो फैसला जनता का आया वो स्वीकार्य है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस उम्मीद से पिछली बार सरगुजा संभाग की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था, और उनके उस उम्मीद पर जो हम लोगों को काम करना चाहिए था पार्टी को, कहीं ना कहीं पे हम लोग उसमें पीछे रहे। चाहे टीएस सिंहदेव जी के सीएम की बात हो, क्योंकि उस समय बात चली थी अब की बार सरगुजिया सरकार, तो उनकी बात हो, चाहे अन्य विषय हो, जिन विषयों को मैं मानता हूं कि पब्लिक ने जो तय किया वो स्वीकार है। लेकिन उस समय हम 14-0 से जीते थे, आज हम 14-0 से हारे हैं। आत्ममंथन किए हैं, संगठन की बैठकें हुई हैं, किन कारणों से बात किया, हमारे वरिष्ठ नेता है सब और बात किए। लेकिन मुझे देखते हुए ये भी अब महसूस हो रहा है कि जिला पंचायत में जो हम लोगों के रिजल्ट थे, ये बात अलग है कि जनपद और जिला पंचायत प्रायोजित तरीके से बीजेपी ने बनाई, लेकिन जिस तरीके से परिसीमन में क्षेत्रों को तोड़ दिया, काट दिया, ठीक, एक गांव से दूसरे गांव के सीमाओं को पार करके दूसरे सीमा के गांव को बीडीसी क्षेत्र में जोड़ लिया। जिला पंचायत में ये भी नहीं देखा जनसंख्या का, एक जिला पंचायत क्षेत्र में मात्र 25 पंचायत, एक जिला पंचायत क्षेत्र में 39 पंचायत को जोड़ करके 40 पंचायत को जोड़ करके स्वरूप बनाए। फिर भी कांग्रेस यहाँ पर अपनी बहुत अच्छी जिला पंचायत में ऊपर से 8 सीट हम लोग जीते। प्रायोजित तरीके से वो फिर सदस्यों को ऊपर नीचे कर लिए। ये बीजेपी की कार्यशैली है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो आज हम लोग वापस ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं। निगम में जो रिजल्ट आया वो स्वीकार है। आत्ममंथन के बाद नए काम करने के लिए हम सब लोग फील्ड पे तैयार हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। नमस्कार।